दोस्तों, राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब बात देश की राजधानी दिल्ली की हो और देश के एक मुख्यमंत्री और बड़े नेता जेल चले जाए, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित और उलझे हुए मामले की, दिल्ली शराब घोटाला या दिल्ली शराब नीति 2021-22। आखिर क्या थी वो नई नीति जिसने पूरे दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया? पुरानी व्यवस्था में ऐसा क्या था जिसे बदलने की जरूरत पड़ी? सीबीआई और ईडी का 100 करोड़ की रिश्वत वाला आरोप क्या था? और सबसे बड़ी बात, 27 फरवरी 2026 को अदालत ने ऐसा क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए? तो आइए पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। इस नई शराब नीति का असली मकसद था दिल्ली में शराब बेचने के तरीकों को बदलना, सरकारी कंट्रोल को खत्म करना और सरकार की कमाई को बढ़ावा। लेकिन लागू होने के कुछ ही महीने के भीतर यह नीति भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने और राजनीतिक साजिश के आरोप में घिर गई। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने इस मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल थे। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 27 फरवरी 2026 को आया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जज जितेंद्र ने 598 पन्नों के अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को सीबीआई के केस से बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच के तरीके पर कड़े सवाल उठाए और कहा कि एजेंसी यह साबित करने में पूरी तरह फैल रही कि कोई आपराधिक साजिश रची गई थी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह नीति लाई क्यों गई थी? साल 2021 से पहले दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की शराब की दुकानें थी। सरकार का शराब के रेट पर पूरा कंट्रोल था। आम आदमी का कहना था कि इस पुरानी व्यवस्था में शराब माफिया हावी है, शराब की तस्करी होती है और इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। इसे सुधारने के लिए सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति 2021-22 लागू की। नई नीति में क्या बड़े बदलाव हुए? सरकार शराब बेचने के काम से पूरी तरह बाहर हो गई। सभी सरकारी ठेके बंद कर दिए गए और पूरी दिल्ली में शराब बेचने का काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। पूरी दिल्ली को 32 हिस्सों में बांटा गया और कुल 849 शानदार दुकानें खोलने की योजना बनाई गई। पहले सरकार हर बोतल पर टैक्स लेती थी। नई नीति में सरकार ने दुकानों से पहले ही एक मुफ्त लाइसेंस फीस लेनी शुरू कर दिया। दुकानदारों को पहली बार शराब पर अपनी मर्जी से भारी छूट देने की खुली छूट मिल गई। सरकार ने इसे एक बड़ा सुधार बताया, लेकिन यहीं से आगे के विवादों की नींव पड़ गई। दोस्तों, नई नीति लागू होने के कुछ ही महीनों बाद इसके काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे। यह मामला तब एक क्रिमिनल केस बन गया जब जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने उपराज्यपाल या कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कई मनमाने फैसले लिए हैं। कहा गया कि इन फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को लगभग 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। आबकारी विभाग ने कोरोना महामारी का बहाना देकर शराब खरीदारों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। सबसे बड़ा आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली और इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। दोस्तों, जांच शुरू होते ही दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 को इस शराब नीति को वापस ले लिया और फिर से पुरानी सरकारी व्यवस्था लागू कर दी गई। सीबीआई जांच के अलावा सरकार के खाते की जांच करने वाली संस्था सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। सीएजी ने किसी अपराध की जांच नहीं की, बल्कि यह देखा कि इस नीति में सरकार को फायदा हुआ या नुकसान। सीएजी ने कहा कि नई नीति का रेवेन्यू मॉडल गलत था, चूंकि दुकानदारों ने लाइसेंस फीस पहले ही दे दी थी।
इसलिए जब उन्होंने डिस्काउंट देकर बहुत सारी शराब बेची तो सारा मुनाफा प्राइवेट कंपनियों की जेब में गया। इससे सरकार को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ। सीएजी के मुताबिक बिना परमिशन के छूट देना और कुछ ठेकों को दोबारा नीलामी न करने की वजह से सरकार को कुल लगभग मिलाकर करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की बोतलों को ट्रैक करने वाला सिस्टम पूरी तरह फैल रहा, बारकोड स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई। सीएजी ने यह भी बताया कि नीति लागू करने में भारी लापरवाही और प्रशासनिक कमियां थी, लेकिन इसमें किसी नेता पर आपराधिक साजिश का आरोप नहीं लगाया गया। उपराज्यपाल के कहने पर सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। इन एजेंसियों ने कहा कि यह सिर्फ नीति की नाकामी नहीं थी, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठे करने की एक सोची समझी साजिश थी। तो जांच एजेंसियों की चार्जशीट का सबसे बड़ा आधार साउथ ग्रुप था। एजेंसियों का दावा था कि दक्षिण भारत के कुछ बड़े शराब कारोबारियों और नेताओं के एक ग्रुप ने दिल्ली की शराब को अपने फायदे बनवाने के लिए आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इस साउथ ग्रुप में के कविता, तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी, सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और पी शरत चरण रेड्डी जैसे नाम शामिल बताए गए। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट मार्जिन बिना किसी स्टडी के 5% से 12% बढ़ाकर कर दिया गया। दावा किया गया कि इस 12% में से 6% रिश्वत के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं को वापस मिलना था। आरोप था कि इस पर 100 करोड़ की रिश्वत में से करीब 44 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए और वहां चुनाव प्रचार में खर्च किए गए। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने मुख्य साजिशकर्ता और ईडी ने किंग पिन बताया। एजेंसियों का दावा था कि केजरीवाल को सब कुछ पता था। उन्हें 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया। मनीष सिसोदिया को आबकारी मंत्री होने के नाते उन पर बिना परमिशन के नियम बदलने का आरोप था। उन्हें 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया गया और वे करीब 17 महीने जेल में रहे। उन्हें भी 27 फरवरी 2026 को कोर्ट ने बरी कर दिया। संजय सिंह को ईडी ने अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की किसी भी चार्जशीट में उनका नाम था ही नहीं। उन पर लगे आरोप निराधार थे। वहीं विजय नायर पर आप नेताओं और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए का काम करने का आरोप था। इन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया। इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी लंबी जांच और सैकड़ों छापों के बाद भी जांच एजेंसियों को किसी भी आप नेता के घर से कोई नकद या अवैध संपत्ति नहीं मिली। अब सवाल यह है कि फिर केस किस आधार पर बना? चूंकि कोई कैश नहीं मिला, इसलिए सीबीआई और ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों के बयानों पर ही टिका था। ये वो लोग थे जिन्हें एजेंसियों ने पहले आरोपी बनाया, लेकिन बाद में ये लोग सरकारी गवाह बन गए, जैसे दिनेश अरोड़ा, पी शरत चंद्र रेड्डी, मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी, और उन्होंने केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ बयान दिए। तो दोस्तों, अब सभी पक्षों की दलीलों पर बात करते हैं कि किसने क्या कहा। जांच एजेंसियों का तर्क था कि भले ही घर से कैश नहीं मिला, लेकिन उनके पास हवाला ऑपरेटरों के रिकॉर्ड और सरकारी गवाहों के बयान हैं, जो साबित करते हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और गोवा चुनाव में खर्च हुई। नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई ताकि प्राइवेट लोगों को फायदा हो सके। अब आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना था कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जब एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई तो घोटाला कैसा? उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने डरा धमकाकर गवाहों से जुटे बयान लिखवाए हैं। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस नीति से दिल्ली के खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगर नीति इतनी अच्छी थी तो जांच शुरू होते ही उसे वापस क्यों ले लिया गया? दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी मोड़ 27 फरवरी 2026 को आया। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने अपने आदेश में बहुत सख्त बातें कही।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ अटकलों और अंदाजों पर बना है। आबकारी नीति बनाने में कोई आपराधिक साजिश या क्रिमिनल इंटेंट नजर नहीं आता है। सरकारी गवाहों का इस्तेमाल करने को लेकर कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी को आरोपी बनाना, फिर उसे माफ करके सरकारी गवाह बनाना और उसके बयान के आधार पर दूसरों को फंसाना, यह पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। कोर्ट ने साउथ ग्रुप शब्द के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह इलाके के नाम लेबल लगाना गलत है। यह बहुत कम होता है, लेकिन कोर्ट ने इस केस के सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई केस से बरी होने के बाद सवाल उठता है कि ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या होगा। कानून के मुताबिक ईडी अपने आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चला सकती। इसके लिए एक मूल अपराध का होना जरूरी है। इस मामले में सीबीआई का भ्रष्टाचार वाला केस ही एक मूल अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला यानी विजय मदन लाल केस कि अगर मुख्य अपराध में ही आरोपी बरी हो जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अपने आप खत्म हो जाता है। यानी जब कोर्ट ने मान लिया कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग किस पैसे की होगी। हालांकि सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, इसलिए अब ईडी के केस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला केस की सारी रिपोर्ट, सबूतों और 27 फरवरी 2026 के कोर्ट फैसले को देखकर हम इन निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं कि जांच एजेंसियां ने साउथ ग्रुप 100 करोड़ की रिश्वत और गोवा चुनाव का जो पूरा जाल बुना था वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। बिना ठोस सबूतों के केस सिर्फ बयानों पर खड़ा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नेताओं पर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट यह बताती है कि इस नीति को बनाने और लागू करने में भारी सरकारी गलतियां हुई है, जिसे दिल्ली के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट द्वारा जांच अधिकारियों के खिलाफ ही जांच के आदेश देना यह दिखाता है कि देश की बड़ी जांच एजेंसियों ने इस मामले में कितनी जल्दबाजी और गलतियों के साथ काम किया। आम आदमी पार्टी इस फैसले को लेकर अपनी ईमानदारी की जीत बता रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि हाई कोर्ट इस मामले को किस तरह देखता है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली शराब नीति और उससे जुड़े पूरे विवाद की कहानी। कोर्ट के 27 फरवरी 2026 के फैसले ने यह तो साफ कर दिया कि सिर्फ प्रशासनिक गलतियों को बिना पक्के सबूतों के आपराधिक साजिश नहीं बनाया जा सकता। लेकिन राजनीति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में आगे क्या होता है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या वाकई ये एक राजनीतिक साजिश थी या फिर मामला कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल द लाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।